नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। टिकट वितरण के अगले ही दिन शुक्रवार को बीजेपी में बगावती तेवर सामने आने लगे और सबसे बुरी स्थिति नैनीताल आरक्षित सीट पर रही और यहां टिकट से वंचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी और पूर्व पार्टी जिला अध्यक्ष दिनेश आर्य ने मोर्चा खोल दिया और वहीं आरोप लगाया कि निष्ठावान और वैचारिक कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर साजिशन कमजोर प्रत्याशी उतारा गया और वहीं आशंका जताई कि पार्टी के किसी बड़े नेता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के साथ टिकट फिक्सिंग कर कमजोर प्रत्याशी के रूप में सरिता आर्य का चयन कराया और वहीं भीमताल विधानसभा से दावेदारी पेश करने वाले पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह ने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से ही त्यागपत्र देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और इसके अलावा पार्टी ने यहां से 2017 में निर्दलीय विधायक बने राम सिंह कैड़ा को टिकट दिया है और नैनीताल आरक्षित सीट पर बीजेपी के घोषित प्रत्याशी सरिता आर्य की राह आसान नहीं रह गई और उनसे पहले बीजेपी में वापसी कर चुके हेम आर्य ने इंटरनेट पोस्ट डालकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदने का ऐलान कर डाला और वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर तीसरे स्थान पर रहे हेम आर्य ने इस बार बीजेपी में वापसी कर ली थी और उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी जिताऊ प्रत्याशी मानकर प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन बीजेपी ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया। और वहीं जहां तक कल तक जो कांग्रेस के सियासी खेत चरने वाले उजाड़ू बलडवाला की संज्ञा पर चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अब पार्टी की राजनीतिक जमीन को हरा भरा बनाने के लिए काम करेंगे और उनकी वापसी से होने वाले नफा नुकसान का गुना भाग करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री हुई है और ऐसे में पार्टी हरक के प्रभावी वाले गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर उन्हें बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतार सकती है और बीजेपी पर सियासी हमला करने के लिए हरक सिंह पार्टी के लिए तुरप का इक्का साबित हो सकते हैं और बीजेपी से निष्कासित होने के 5 दिन बाद कांग्रेस पार्टी में एंट्री के साथ ही हरक सिंह रावत को पार्टी में लिए जाने से होने वाले नफा नुकसान को लेकर भी बहस शुरू हो गई है और साल 2016 की घटना के बाद जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग चली, उससे उनकी पार्टी में पुनः एंट्री को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी में वापसी के बाद यह भी तय किया गया है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत के सियासी रुतबे को अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए बखूबी इस्तेमाल करेगी। और वहीं अगली खबर धर्म संसद से जुड़े है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर साधु संतों के भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं और वहीं न्यायमूर्ति NS धानिक की एकल पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी प्रबोधानंद गिरी की याचिका पर सुनवाई हुई और स्वामी प्रबोधानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने हरिद्वार कोतवाली में 2 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि साधु संतों ने 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया था और धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया और वहीं आरोप था कि समुदाय विशेष के आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी और मामले में पुलिस ने नरसिंहानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज परमानंद और वहीं साध्वी अन्नपूर्णा, आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय और सुरेश चौहान और प्रबोधानंद गिरी के खिलाफ धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ भाषण देने पर आईपीसी की धारा 153, 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
और वहीं आजादी के बाद हरिद्वार में हुए 2 विधानसभा चुनाव सचमुच अभूतपूर्व थे। और वहीं चुनावों में स्थानीय के नाम पर अस्मिता बचाने का ऐसा सवाल खड़ा हुआ कि पार्टियों की बाध्यता के सारे बंधन टूट गए। और वहीं नगर की प्रतिष्ठा बचाने के नाम पर अलग अलग दलों के कार्यकर्ता एक मंच पर आ गए थे। और नतीजा ये हुआ कि एक बार तो उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घनिष्ठ मित्र और यूपी के कैबिनेट मंत्री रहे शांति प्रणन शर्मा को भारी पराजय झेलनी पड़ी। और ऐसा पहला चुनाव साल 1968 में हुआ था। और तब हरिद्वार विधानसभा सीट पर परवादून सीट कहा जाता था, जिसका विस्तार ऋषिकेश और डोईवाला तक था। और चुनाव में हरिद्वार शहर से किसी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की बात जोर पकड़ी गई। वहीं लेकिन ऋषिकेश निवासी शांति प्रपन शर्मा बड़े नेता थे और विधायक और कैबिनेट मंत्री भी थे, इसलिए हरिद्वार के लोगों की नहीं सुनी गई। और इस पर हरिद्वार की दलीय राजनीति गौण हो गई और जनसंघ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आदि सभी एक मंच पर आ गए और सभी ने हरिद्वार के गृहस्थ महंत घनश्याम गिरी को संयुक्त प्रत्याशी घोषित कर दिया था। और वहीं बहुत मधुर और शर्मीले महंत घनश्याम गिरी की लड़ाई हरिद्वार की लड़ाई बन गई। और देखते ही देखते निर्दलीय लड़ रहे घनश्याम गिरी का चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया था। और वहीं शांति प्रपन्न शर्मा बुरी तरह हार गए थे। उत्तराखंड में फिलहाल भीषण ठंड से तुरंत राहत नहीं मिलने जा रही। और वहीं अभी तक ठंड का ये दौर बना रहेगा और ज्यादातर क्षेत्रों में सर्द हवाएं मौसम में ठंडक में बढ़ोतरी करेंगी। और राजधानी के आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और वहीं शनिवार सुबह देहरादून सहित राज्य से सभी इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना भी बनी हुई है। और वहीं कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। और वहीं मसूरी में तीसरे दिन भी बादल छाए हुए हैं। और वहीं रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश भी हुई है। और लगातार हो रही बर्फबारी से चमोली जनपद में 50 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए हैं। और वहीं जिले में तड़के निचले क्षेत्रों में बारिश भी हुई, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई और यहाँ मौसम खराब भी हुआ है। और वहीं बद्रीनाथ धाम में करीब 4 और हेमकुंड में 5 फीट तक बर्फ जमी है। और इसके अलावा केदारनाथ सहित ओली और अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढक गई है। और मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल जिलों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है और साथ ही कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका है। और वहीं गढ़वाल मंडल के ज्यादातर जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। और शनिवार सुबह देहरादून सहित राज्य से सभी इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना भी बनी है। और वहीं कड़ाके की ठंड से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। और मसूरी में भी तीसरे दिन भी बादल छाए। वहीं रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश हुई और लगातार हो रही बर्फबारी से चमोली जनपद में करीब 50 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी की शुक्रवार को दूसरी सूची आ चुकी है, लेकिन शेष बच गए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई। और वहीं प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी के मुताबिक पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर देगी। और वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी को हॉट सीट डोईवाल और कोटद्वार समेत 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करनी है और इन सभी सीटों पर बीजेपी नाम फाइनल नहीं कर पाई है। और वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक बाकी रह गए नामों पर केंद्रीय नेतृत्व का मंथन जारी है। और वहीं जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बीजेपी दूसरी सूची जारी करेगी और 11 विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों की उम्मीदें बंधी हुई हैं और वह अंतिम सांस तक अपना टिकट पक्का करने के लिए धून से दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं और केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं।
और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोटियाल ने लोकतंत्र के पर्व में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे युवाओं से आह्वान किया कि वो उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए पहला वोट दें। और वहीं शुक्रवार को नव परिवर्तन संवाद के दूसरे चरण में कर्नल कोटियाल ने पहली बार वोट देने जा रहे युवाओं से संवाद भी किया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस बार ऐतिहासिक चुनाव होगा। देवभूमि की परंपरा है कि जब हमें पहली तनख्वाह मिलती है उसे हम देवी देवताओं को समर्पित करते हैं और अपने माँ बाप के चरणों में समर्पित करते हैं या फिर छोटे भाई बहनों को देते हैं। और उन्होंने कहा कि इस बार नए वोटर पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो अपना वोट मातृभूमि को समर्पित करें और आपके लिए पहला वोट किसी ऐतिहासिक घड़ी से कम नहीं होगा। और राज्य आंदोलन के पीछे जो सपने थे वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फंस कर रह गए और दोनों दलों ने दो बार सत्ता में आने का प्रदेश की जनता ने मौका भी दिया, लेकिन लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं किया गया। और वहीं कर्नल कोटियाल ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं का इस्तेमाल करके उत्तराखंड का नव निर्माण करेगी और उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह किया कि आपका जो पहला वोट है इसको उत्तराखंड को समर्पित करें और इस वोट को उत्तराखंड के शहीदों के नाम पर समर्पित करें। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और वहीं कोरोना वायरस भी जानलेवा होने लगा है और राज्य में रोजाना मामले 5000 के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 4964 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान राज्य में 8 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई और राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत है। और वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण दर भी बढ़कर अब 21.60% तक पहुंच चुकी है। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना से 7468 मरीजों की मौत हुई है, जबकि राज्य में सक्रिय मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 27,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा मामले देहरादून में और राज्य की राजधानी देहरादून में सर्वाधिक 11,064 सक्रिय मामले, जबकि नैनीताल में 3,744, हरिद्वार में 3,551, उधम सिंह नगर में 2,321 सक्रिय मामले बन चुके हैं। और वहीं चुनावी साल में देहरादून में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और शुक्रवार को देहरादून में 24 घंटे में 1,479 नए मरीज मिले, जबकि राजधानी देहरादून में एक ही दिन में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य में इस दौरान कुल 8 लोगों की मौत हुई है। और वहीं हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक देहरादून में 9,210 लोगों की जांच रिपोर्ट आई और जिसमें से 1,489 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि जिले में सक्रिय मरीज 11,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं।